ओके, हमने फ्रिक्शन पढ़ लिया था, और फ्रिक्शन में हमने पढ़ लिया था कि आ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिया था। कोई ऑब्जेक्ट है, हमने ये पढ़ लिया था कि कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का, और वो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, रफ सरफेस पे रखा हुआ है, उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है अगर म्यू, और हम उस पर कोई अप्लाइड फोर्स लगाते हैं, अप्लाई फोर्स लगाते हैं, तो हमें देखना है कि वो एक्सेलरेशन में आता है नहीं आता। तो हमने समझ लिया था कि एक सबसे पहले इस तरह के सवालों में क्या करना होता है, हमें सबसे पहले तो हमें नॉर्मल निकालना होता है, सबसे पहले अपन को नॉर्मल निकालना होता है। फिर उसके बाद अपन को एफ लिमिटिंग कैलकुलेट करना होता है, और एफ लिमिटिंग की वैल्यू होती है, वो होती है म्यू इंटू नॉर्मल। फिर हमें देखना होता है कि एफ ड्राइविंग जो है हमारा, एफ ड्राइविंग जो है वो हमारा लिमिटिंग से ज्यादा है। अगर एफ ड्राइविंग लिमिटिंग से ज्यादा या उसके बराबर होता है तो बॉडी मूव करती है, टेंड टू मूव करती है। और अगर एफ ड्राइविंग जो है हमारा वो लिमिटिंग से कम होता है तो बॉडी स्टैटिक रहती है। ये हमारा था, ठीक है, ये हमने बेसिकली पढ़ लिया था। आइए, ये आपको अलग अलग सिचुएशन दे रखी है जिसमें आपको कैसे नॉर्मल निकालना है। तो ये एक सारा हमने एक जगह क्लब करने की कोशिश करी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इस बॉडी में यहाँ पर हमारा एफ एक्सटर्नल बाहर की तरफ लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है, नॉर्मल इधर लग रहा है। तो यहां पर जो नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल की कैलकुलेशन हो जाएगी सिंपल एम जी, ठीक है। जब भी फोर्स टेढ़ा होगा तो फोर्स, अगर मैं ये पुल फोर्स है मेरा, ये पुल फोर्स लग रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट नॉर्मल में जाके ऊपर ऐड हो जाएगा। तो नॉर्मल की जो इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अपन इसको और क्वेश्चन में ज्यादा अच्छी तरह से करेंगे। और यहां पर एक टेढ़ा मेरा पुश फोर्स लग रहा है, टेढ़ा अगर मेरा पुश फोर्स लग रहा है तो ये इस फोर्स का ये कंपोनेंट भी नॉर्मल के अपोजिट ऐड हो जाएगा। तो नॉर्मल यहां पर मेरा बढ़ जाएगा। तो यहां पर मेरा नॉर्मल कम है और यहां पर मेरा नॉर्मल ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं पुलिंग इज मच इजियर देन द पुशिंग। इसको हम ज्यादा डिटेल में अभी आगे सवालों में देखेंगे। फिर ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन का जो नॉर्मल होता है मेरा वो एम जी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल मुझे मालूम है, ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो एम जी साइन थीटा होता है। और फिर मेरा ये वॉल है जिसपे एक ब्लॉक को लगाया हुआ है, उस पर एक फोर्स लगा के मैंने उसको रेस्ट में लाया हुआ हूं। तो इससे मैं बताना है कि मुझे कितना फोर्स लगाऊंगा ताकि ये गिरे नहीं। तो इस समय मेरा जो फ्रिक्शन होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा और ड्राइविंग फोर्स एमजी नीचे लग रहा होगा। तो ये अलग अलग सिचुएशन है जो हमारी सारी, इसकी बियॉन्ड क्वेश्चन आपके बनता नहीं है। आइए अब हम एक छोटा सा ग्राफ भी देख लेते हैं। हमने देखा था कि जब एक ब्लॉक को पुश करते, ये एक ब्लॉक है, इसमें फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है 100 न्यूटन, इस ब्लॉक का लिमिटिंग फ्रिक्शन है 100 न्यूटन। तो मैं अगर 20 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन का हो जाएगा, 30 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन भी 30 न्यूटन हो जाएगा, 50 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो फ्रिक्शन भी 50 न्यूटन का। फिर फोर्स अगर 99 न्यूटन का लगाऊंगा तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मेरा अप्लाइड फोर्स बढ़ता जा रहा है फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, अप्लाइड फोर्स बढ़ता जा रहा है, फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये तब तक ही बढ़ेगा जब तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। फिर एक लिमिट आएगी जिसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसमें बॉडी टेंड टू मूव वाली कंडीशन आ जाएगी, टेंड टू मूव कंडीशन आ जाएगी। और उसके बाद भी अगर मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा। फ्रिक्शन तब तक, फोर्स बढ़ाने में फ्रिक्शन तभी तक बढ़ता है जब तक वो स्टैटिक होता है। जैसे एक बार बॉडी मूव करना शुरू कर जाएगी आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू के इनटू एन विच इज फिक्स। काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं बढ़ता, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो है। और सबसे ज्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू होती है लिमिटिंग के केस में, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन की वैल्यू होती है लिमिटिंग केस में। तो ये जो ग्राफ है इसमें आपको इस तरह का दिखने को मिल रहा होगा, ये फ्रिक्शन बढ़ा और ये लिमिटिंग पे पहुंच गया, लिमिटिंग पे, सॉरी ये लिमिटिंग पे पहुंच गया। लिमिटिंग तो यहां पर है, ये तो अप्लाइड फोर्स है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा डिप आएगा और फिर ये काइनेटिक फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट ग्राफ भी आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। अब जब अपन सब चीजें पढ़ी रहे तो अपन एक कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने कोई अप्लाइड फोर्स लगाया तो मेरे से पूछा जाएगा कि कितना कॉन्टैक्ट फोर्स डेवलप करेगा। तो देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स कितना डेवलप करेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स कहां से मिलेगा, सरफेस की तरफ से एक कॉन्टैक्ट फोर्स मिलेगा नॉर्मल, सरफेस की तरफ से एक कॉन्टैक्ट फोर्स मिलेगा फ्रिक्शन। तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो इन दोनों का सम होगा, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा मेरा एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। सो हमारा जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होगा। कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया। इस कॉन्टैक्ट फोर्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी जब फ्रिक्शन जीरो हो। जब मिनिमम वैल्यू जब इसकी फ्रिक्शन जीरो होगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स मेरा हो जाएगा एन हो जाएगा। और जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा
तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है, एफ आर इक्वल टू म्यू एन, एफ आर इक्वल टू म्यू एन, ये मेरी फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, वो मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी फ्रिक्शन इस कॉन्टैक्ट फोर्स की फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर, एन बाहर आ लिया, अंडर आ गया अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो मिनिमम वैल्यू तो एन हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू एन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर जाएगी। तो कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट की वजह से जो जो फोर्सेज मिल रहे हैं उन सबका वेक्टर सम होता है। तो ये एक फ्रिक्शन फोर्स है और ये एक नॉर्मल फोर्स है, इनका सम। और चूंकि मैं मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया। आइए अपन कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। और एक ब्लॉक है मास 1 kg का जो रेस्ट पे ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.2, तो हमें क्या दे रखा है, म्यू तो दे रखा है 0.2, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन, अच्छा स्टैटिक फ्रिक्शन 0.2 दे रखा है, म्यू के दे रखा है 0.15। फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स। अच्छा, अब हमसे फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है, ये दोनों कोएफिशिएंट दे रखे हैं। अच्छा, हम सबसे पहले, हमें मालूम है हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक चीज सीखी थी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट चीज हम जो करते हैं वो नॉर्मल निकालते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, एफ लिमिटिंग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एफ लिमिटिंग और एफ ड्राइविंग को कंपैरिजन करते हैं, ये चीजें याद रखना आप हमेशा, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल निकालेंगे। आइए इस केस में नॉर्मल निकालते हैं। इस केस में जो नॉर्मल हो जाएगा वो क्या होगा, 1 kg का मास है, नीचे की तरफ जी लग रहा होगा, है ना, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा इसका 10 न्यूटन। क्या आप इसमें सहमत है, 1 इंटू जी 10 न्यूटन का नॉर्मल लग रहा होगा। अब हमने पहली स्टेप इन न्यूटन नॉर्मल कैलकुलेट, अब हम एफ लिमिटिंग कैलकुलेट करेंगे। एफ लिमिटिंग कैलकुलेट करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 0.2, वो होता है म्यू एस इंटू एन, तो 0.2 इंटू 10 यानी कि 2 न्यूटन का मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, 2 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। यानी कि अगर आपका फोर्स 2 न्यूटन से कम है, हमने पढ़ा था अगर लिमिटिंग वैल्यू से कम है तो जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन, तो इस समय फोर्स कितना है 1 न्यूटन, लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 2 न्यूटन, तो जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन भी कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। अभी फोर्स कितना है 1.96 न्यूटन, अभी फोर्स कितना है 1.96 न्यूटन। अच्छा 1.96 न्यूटन है, क्या अभी भी 2 न्यूटन से कम है, बिल्कुल अभी भी 2 न्यूटन से कम है, तो फ्रिक्शन अभी भी 1.96 न्यूटन ही रहेगा, जितना फोर्स उतना फ्रिक्शन, ठीक है। और थर्ड केस में 2.5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। अब देखिए, अब आपका जो एफ ड्राइविंग है वो लिमिटिंग से ज्यादा हो गया, इस समय अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन, तो म्यू के कितना है 1.15 और ये है 10 न्यूटन, तो यानी कि 1.5 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर मैं 2.5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो लगेगा 1.5 न्यूटन का, ठीक है। ये सवाल हम पिछली उसमें कर चुके हैं, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये चेन वाला हैंगिंग वाला हमारे पिछले लेक्चर में हो चुका है, ठीक है। अब मैं ये वाले सवाल करते हैं, ओके। तो एक ब्लॉक है मास m का, वो रेस्ट करता है रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, एक शोन इन द फिगर A and B. Coefficient of friction between the block and the surface is mu. A force mg at an angle theta with the vertical side of the block. Find the condition for the which block will move along the surface. हमें वो कंडीशन निकालनी है जिसकी वजह से ये ब्लॉक मूव करेगा, ओके। तो सबसे पहले जो हमने सीखा है, क्या सीखा है, हमने सीखा है कि हम तो सबसे पहले नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे, हमने सीखा है हम सबसे पहले नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे। हमने क्या सीखा है, सबसे पहले हम नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे, फिर एफ लिमिटिंग कैलकुलेट करेंगे, फिर एफ लिमिटिंग और एफ ड्राइविंग को कंपैरिजन करेंगे, ये हमने सीखा है, हम उसी को अप्लाएंगे। तो नॉर्मल कैलकुलेट कीजिए इसका, ये एम जी नीचे तो नॉर्मल ऊपर, तो इसका नॉर्मल क्या हो गया, इसका नॉर्मल हो गया एम जी। एफ लिमिटिंग क्या हो गया, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दे रखा है म्यू, तो एफ लिमिटिंग हो गया म्यू एम जी। क्या बात सही है नहीं है, बिल्कुल सही है। अच्छा ये गड़बड़ है, हमने एक चीज गलती कर दी इसमें, गलती क्या कर दी, फोर्स के कंपोनेंट नहीं किए, उससे पहले सवाल कर दिया, तो हमें पहले फोर्स के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। आइए पहले हम फोर्स के कंपोनेंट करें। देखिए एफ का पुलिंग फोर्स लग रहा है, हमने पहले बताया फोर्स का पुलिंग फोर्स लग रहा है, तो यहां पर एफ कॉस थीटा ऊपर ऐड होगा और ये हो जाएगा ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। यहां पर पुश फोर्स ऐड कर रहा है, यहां पर पुश फोर्स ऐड कर रहा है, तो एफ कॉस थीटा इधर ऐड होगा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है।
mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस एफ कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई कि नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस एफ कॉस थीटा। तो एफ लिमिटिंग क्या हो जाएगा, एफ लिमिटिंग हो जाएगा म्यू mg माइनस एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, फाइंड द कंडीशन फॉर द ब्लॉक विल मूव। एफ ड्राइविंग कितना है, एफ ड्राइविंग है एफ साइन थीटा, एफ ड्राइविंग है एफ साइन थीटा। तो कंडीशन ये है कि एफ ड्राइविंग जब तक एफ लिमिटिंग के बराबर नहीं होगा बॉडी मूव नहीं करेगी, यानी कि एफ ड्राइविंग शुड बी ग्रेटर देन द एफ लिमिटिंग, यानी कि एफ साइन थीटा शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू म्यू mg माइनस एफ कॉस थीटा। क्या ये चीज समझ में आई आपको कि अच्छा f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू क्या है वो भी लिख लेते हैं। f की वैल्यू है mg साइन थीटा, f की वैल्यू दे रखी है mg, तो f की जगह mg साइन थीटा शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू mg माइनस mg कॉस थीटा। ये mg और ये mg कट गया, ठीक है, ये mg कट गया। तो मेरे पास जो चीज बची है वो क्या बची है, साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो मैं दूसरा वाला बोर्ड यूज कर लेता हूं, मेरे पास जो बची है चीज वो बची है, मेरे पास जो चीज बची है वो बची है साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये बची है मेरे पास, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो साइन थीटा को लिख सकता हूं मैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एक कॉस थीटा बाई 2 से एक कॉस थीटा बाई 2 कट गया, ठीक है, और हाँ तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये 10 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, ये हो गया साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अच्छा ये ना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, सॉरी दोबारा हम कुछ गलती कर दी हमने यहाँ पर, रब कर देते हैं इसको दोबारा। साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक मैंने यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 कर दिया ना, गलती थी, 2 से 2 कट गया और साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कट गया, तो ये आ गया मेरे पास cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 क्या हो गया cot थीटा बाई 2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर जो हमें देना था। ठीक, फाइंड द कंडीशन, तो ये क्या कंडीशन आई हमारी कंडीशन आई cot थीटा बाई 2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू, ये हमारी कंडीशन आई इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आप इसी तरह से इस वाले सवाल में भी कर लेंगे, आइए इस वाले सवाल में भी करते हैं, ग्राफिक्स इरेजर को यूज करते हैं, ये सारा का सारा अपन इरेज कर देते हैं, दोबारा करते हैं, इस वाले सवाल में भी करते हैं। आइए, तो इस वाले सवाल में क्या था, मेरा जो पुश फोर्स लग रहा है, देखिए पुश फोर्स लग रहा है, तो यानी कि एफ साइन थीटा तो यहां लगेगा, ठीक है, एम जी नीचे लगेगा, नॉर्मल तो अभी भी ऊपर ही लगता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, देखिए नॉर्मल की कैलकुलेशन मेरी क्या होगी, नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा मेरा एफ कॉस थीटा प्लस एम जी, क्या मेरी नॉर्मल की एप्लीकेशन होगी, तो म्यू की कैलकुलेशन एफ लिमिटिंग की क्या हो जाएगी, म्यू एफ कॉस थीटा प्लस एम जी। अच्छा मेरा ड्राइविंग कितना है, एफ ड्राइविंग कितना है, एफ कॉस थीटा, उसको भी लिख सकता हूं एम जी साइन थीटा, ये ले रखा है। अब कंडीशन क्या होती है, एफ ड्राइविंग शुड बी ग्रेटर इक्वल टू लिमिटिंग, तो एफ ड्राइविंग शुड बी ग्रेटर इक्वल टू एफ एल, तो एफ ड्राइविंग है एम जी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू एफ कॉस थीटा को भी लिख सकता हूं एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी। ओके, क्या क्या कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है और ये कट रहा है, तो साइन थीटा वापस लिख दूंगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एक थीटा बाई 2 से एक थीटा बाई 2 कहीं उड़ा दूंगा, अब आ जाएगा 10 थीटा बाई 2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले में आया था cot थीटा बाई 2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू, इस वाले में आया है tan थीटा बाई 2 शुड बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू। तो ये दो अलग अलग कंडीशन आई है और इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके,
A block of mass 2 kg, a block of mass 2 kg is placed on an inclined plane at an angle of 37 degree with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the surface is 0.7. What will the friction force acting on the block? What is the force applied by the inclined plane on the block? आइए पहले अपन बना लेते हैं, है ना, अपन एक इंक्लाइन प्लेन बना लेते हैं. ये हमारा इंक्लाइन प्लेन हो गया, इस पे m मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एंगल दे रखा है थीटा, और ये एंगल कितना दे रखा है 37, थीटा की वैल्यू दे रखी है मैं 37. ये m मास का ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है. तो अगर ये m मास का ब्लॉक है तो इसका जो ड्राइविंग हो जाएगा वो हो जाएगा mg साइन 37. ये हम बहुत बार कर चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे इसको. mg साइन 37 का ड्राइविंग हो जाएगा इसका, ठीक है. म्यू दे रखा है आपको 0.7. अच्छा ये नॉर्मल हो जाता है, ये हो जाता है mg cos थीटा, और ये हो जाता है नॉर्मल, ठीक है. तो हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है F, सबसे पहले तो नॉर्मल क्या हो जाता है mg cos थीटा. सबसे पहले हमें नॉर्मल याद कैलकुलेट करना आना चाहिए. इसके बाद हम लिमिटिंग कैलकुलेट करेंगे FL म्यू mg cos थीटा, ठीक है. ये लिमिटिंग कैलकुलेट कर लिया हमने. अब हमसे पूछा है व्हाट विल द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. कोई बात नहीं, लिमिट कितना फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा तो पहले तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं. नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, और F ड्राइविंग हमारा कितना हो जाएगा, F ड्राइविंग हो जाएगा mg साइन 37. सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर करके देख लेते हैं, आसान हो जाएगा. हमारे ब्लॉक है 2 kg का, तो ये तो हो गया 20. cos 37 की वैल्यू क्या होती है 4/5, तो ये तो हो गया 16 न्यूटन. यानी कि 16 न्यूटन का तो नॉर्मल लग रहा है. अब 16 न्यूटन का नॉर्मल लग रहा है तो 0.7 इंटू 16 न्यूटन, ये आ जाएगा 11.2 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है. अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है. ड्राइविंग कितना लग रहा है, ड्राइविंग लग रहा है 220 इंटू 3/4, ये आ जाएगा 12 न्यूटन का. बहुत बढ़िया, ये सब चीजें आ गई. अब तो सब चीजें आसान है. व्हाट विल द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. अब आप देखिए लिमिटिंग कितना है 11.2 न्यूटन, लिमिटिंग कितना है 11.2 न्यूटन, और ड्राइविंग कितना है 12 न्यूटन. जब ड्राइविंग ज्यादा होता है लिमिटिंग से तब बॉडी मूव करती है. जब ड्राइविंग ज्यादा होता है तो बॉडी मूव करती है. मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए. जब ड्राइविंग ज्यादा होता है तो बॉडी मूव करती है. तो अब हमें निकालना है कि व्हाट विल द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. तो फ्रिक्शन फोर्स कितना काम कर रहा होगा, जितना लिमिटिंग है उतना ही काम कर रहा होगा, क्योंकि मैं काइनेटिक का अलग से कोएफिशिएंट तो दे ही नहीं रखा. देखिए जब ड्राइविंग ज्यादा होता है लिमिटिंग से, जब ड्राइविंग लिमिटिंग से ज्यादा होगा, एफ ड्राइविंग चूंकि लिमिटिंग से ज्यादा है, तो जो फ्रिक्शन काम कर रहा होता है एफ के बोलो वो होता है म्यू इंटू एन, और म्यू तो हमारा एक ही दे रखा है. मैं तो कितना दे रखा है 0.7, नॉर्मल तो 16 ही से, तो 11.2 न्यूटन का ही फ्रिक्शन काम कर रहा होगा इस समय. एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज 11.2 न्यूटन. नाउ व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द इंक्लाइन प्लेन ऑन द ब्लॉक. ये इंक्लाइन प्लेन कितना फोर्स लगाएगा इस पे. एक तो कॉन्टैक्ट लगा रहा है और एक फ्रिक्शन लगा रहा है. यही तो ड्राइविंग फोर्स तो ब्लॉक का लग रहा है. ये इंक्लाइन प्लेन जो है इस पे एक नॉर्मल लगा रहा है और एक फ्रिक्शन लगा रहा है, यानी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है. तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो लगाएगा वो लगाएगा 11.2 का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर. नॉर्मल का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर. इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये होगा जो फोर्स अप्लाइड बाय द इंक्लाइन प्लेन होगा ब्लॉक पे. ठीक है, ओके. बहुत सारे क्वेश्चंस है और तो बहुत सारे काम हमें करने पड़ेंगे. ठीक है, पर हमें मुझे लगता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, सवाल आराम से होते जाएंगे हमसे. एक बॉडी है मास m की रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद रेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू. अच्छे सवाल है. इट इज डिजायर्ड टू मेक द बॉडी मूव बाय अप्लाइंग द मिनिमम पॉसिबल फोर्स. मिनिमम पॉसिबल फोर्स लगाना है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन व्हिच हैज टू बी अप्लाइड. ठीक है, तो आइए हम डायग्राम बना लेते हैं. ये मेरा बॉडी है m मास की बॉडी है. इसमें मैं एक फोर्स लगाना चाहता हूं किसी एंगल पे. अप्लाइंग द मिनिमम पॉसिबल. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड द डायरेक्शन व्हिच हैज टू अप्लाइड. तो मान लीजिए मैंने कोई डायरेक्शन ले ली इसकी, यहाँ से थीटा पे ले ली मैंने. ठीक है, ये मैंने इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ले लिया म्यू. ये मेरा लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल. ये जो ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा f cos थीटा. इसका वर्टिकल अपर हो जाएगा f sin थीटा. क्या यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ओके. तो अब हम करेंगे सबसे पहले तो नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे. हमने बार बार सीखा है. तो नॉर्मल इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी,
नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा शुड इक्वल टू एम जी। तो ये नॉर्मल इक्वल टू बोल सकता हूं मैं एम जी माइनस एफ साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये नॉर्मल आ गया। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करूंगा, वो होता है म्यू इंटू नॉर्मल एम जी माइनस एफ साइन थीटा। मेरे ख्याल से इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए क्या होना चाहिए? अगर इसका हॉरिजॉन्टल मोशन होना चाहिए तो एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू एफ एल होना चाहिए। एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू एफ एल होना चाहिए। तो एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, ये हमारा होना चाहिए। मेरे ख्याल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन इसमें कर लेते हैं जो जो करना है। एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा शुड बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू एम जी, या मैं ये भी बोल सकता हूं एफ शुड बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यानी कि मेरे पास मिनिमम फोर्स जो होना चाहिए, मतलब फोर्स की वैल्यू इससे तो ज्यादा ही होनी चाहिए, म्यू एम जी अपन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन थीटा तो हटाना पड़ेगा क्योंकि थीटा तो हमने माना है ना, थीटा तो हमने वेरिएबल माना है। तो हमने बचपन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था बचपन में? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था हमने कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस तरह से आ जाती है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना। अगर कोई इक्वेशन है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, लेट्स से कि एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है, तो जो एक्स मैक्स होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने पढ़ा था, याद रखिए। तो अगर मुझे फोर्स को मिनिमम करना है, मिनिमम पॉसिबल फोर्स चाहिए, मुझे मिनिमम पॉसिबल फोर्स चाहिए, तो इसकी मुझे वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। ये समझ में आया नहीं आया? अगर इसकी मुझे फोर्स मिनिमम चाहिए तो इसकी वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम तब होगी, और क्या होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दोबारा देखो, तो हमारा क्या था? कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा था। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक्स मैक्सिमम होगा, वो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट से देख लेंगे हम। ठीक है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा मैक्सिमम वैल्यू जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यानी कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास जगह कम है, मैं इस जगह को यूज कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। तो एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर हो जाएगी। ओके, अभी तो हमने फोर्स निकाला है, अभी तो हमसे डायरेक्शन भी निकालना बाकी है। ठीक है, अभी हमसे डायरेक्शन नहीं निकलवाई, तो लेट्स डायरेक्शन को भी निकालने की कोशिश करते हैं। हम ये वाला जगह यूज कर लेंगे, थोड़ा सा रब कर देते हैं, है ना। आपके पास तो रिवाइंड करके देख सकते हो। अच्छा, अब मुझे एंगल निकालना है, तो मैं नीचे वाली चीज का देखिए, एंगल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टेक्निकली तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करके इसको जीरो करना था टेक्निकली, है ना। क्योंकि मुझे जब डिफरेंशिएशन करते हैं और dy बाई dx को इक्वल टू जीरो करते हैं तो हमें वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकलती है। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो cos थीटा डिफरेंशिएट हो गया माइनस साइन थीटा, म्यू है, साइन थीटा डिफरेंशिएट हो गया cos थीटा इक्वल टू दिस इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो हमारे पास आ गया म्यू cos थीटा इक्वल टू टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा, या फिर मैं ये भी सोचता हूँ टेन थीटा इक्वल टू म्यू, ये आ गया टेन थीटा इक्वल टू म्यू। और अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा तो ये म्यू हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, तो मैं एक तरह से टेन थीटा इक्वल टू म्यू बोल सकता हूं, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स म्यू। ये कुछ अच्छे लेवल का सवाल है। तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया अपन ने, क्या आ गया मैग्नीट्यूड? म्यू एम जी पर अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। डायरेक्शन विच हैज टू बी अप्लाइड इज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। रिजल्ट मत याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रिजल्ट याद करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा भी चेंज आएगा, आपकी सारी कहानी चेंज हो जाएगी, इसलिए रिजल्ट मत याद रखिएगा। ओके,
अब हम कुछ सिंपल सवाल ले रहे हैं, मेरे ख्याल इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बॉडी ऑफ मास 5 kg प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इफ द कोएफिशिएंट स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन आर 0.5 और 0.2। तो 5 kg की बॉडी रखी हुई है, अगर 5 kg की बॉडी रखी हुई है तो ये mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और नॉर्मल हो गया 50 न्यूटन। क्या हम दिक्कत है? अच्छा, म्यू एस 0.5 दे रखा है, म्यू के 0.4 दे रखा है। हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड इज 15 न्यूटन, 25 न्यूटन और 35 न्यूटन। तो कोई बात नहीं, हमने नॉर्मल निकाल लिया, हम तो एफ लिमिटिंग भी निकाल लेते हैं। एफ लिमिटिंग हो जाएगा 0.5 इंटू 50 न्यूटन, ये हो जाएगा 25 न्यूटन। अच्छा, हम तो एफ काइनेटिक भी निकाल लेते हैं, दे ही रखा था, निकालने में क्या था, 0.5 इंटू 50 20 न्यूटन। ठीक है, अब आप देखिए, जब तक आपका फोर्स 15 न्यूटन है, 15 न्यूटन है, यानी कि 15 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, इस केस में फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 15 का 15 ही रहेगा। 25 न्यूटन है, 25 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, लिमिटिंग फ्रिक्शन में कितना है, 25 न्यूटन, इस केस में आपका फोर्स हो जाएगा 25 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा 25 न्यूटन, या फ्रिक्शन हो जाएगा 25 न्यूटन। अब आपने यहाँ पर 35 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्रॉस कर गया? बिल्कुल क्रॉस कर गया। क्या आप काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, 20 न्यूटन। तो 15, 25 और 20, ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, मुझे लगता है ये बिल्कुल क्लियरिटी से आपको आने चाहिए। आइए एक और सवाल देते हैं। A body of mass 5 kg is placed on a rough horizontal surface. The coefficient of the friction is 1/√3. For what pulling force should act on the body at an angle 30 degree to the horizontal so that the body just begins to move? तो ये सवाल अपन कर चुके हैं, है ना। एक बॉडी है 5 kg की, इस पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, पुलिंग फोर्स लगाया, पुल फोर्स लगाया, यानी कि F लगाया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से, तो ये हो जाएगा F cos 30, और ऊपर हो जाएगा F sin 30, नॉर्मल भी ऊपर, mg नीचे। तो नॉर्मल जो हो जाएगा, सबसे पहले इजी होता है कैलकुलेटर, नॉर्मल हो जाएगा mg 50 माइनस F sin 30, F sin 30 यानी कि F/2, ये मेरा नॉर्मल हो गया। F लिमिटिंग होता है मेरा म्यू n, म्यू कितना है 1/√3 इंटू 50 माइनस F/2, ये मेरा लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, F ड्राइविंग कितना है, F ड्राइविंग तो दे रखा है F/2। आप क्या दे रखा है, बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव, बॉडी को सिर्फ बिगिन हो रहा है मूव करने के लिए, यानी कि एफ डी शुड इक्वल टू एफ एल। एफ डी कितना है, F/2, और ये हो जाएगा 1/√3 50 माइनस F/2। क्या मैंने कोई गलती तो नहीं करी, चेक कर लें, नहीं, मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं है। F/2 F कॉस F ड्राइविंग ये हो गया। What pulling force should act on the body so the angle 30 degree to the horizontal, angle 30 degree to the horizontal, so that the body just begin to move. Okay, ठीक है। So n इक्वल टू हो गया मेरा 50 माइनस 50/2, 50 माइनस F/2। ओके, F sin 30 की वैल्यू हो गया n प्लस, हाँ, तो n इक्वल टू 50। ओके, और लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा 1/√3 दे रखा है, बिल्कुल 1/√3 दे रखा है। अच्छा, ठीक है, F ड्राइविंग हो जाएगा F cos 30, F cos 30 की मैंने वैल्यू ले ली, ये हो जाएगा F√3/2, ये आ जाएगा F√3/2। ये गलती कर दी थी मैंने, cos 30 तो √3/2 होता है। अब इसको सॉल्व कर लिया, तो ये √3 से √3, 3F/2 इक्वल टू 50 माइनस F/2। तो 3F/2 में से F/2 को माइनस वो ऐड किया, ये ऐड किया, तो ये हो जाएगा 2F इक्वल टू 50, तो F इक्वल टू हो जाएगा 25 न्यूटन। तो देखिए एक छोटी सी गलती, F cos 30 को मैंने F/2 कर दे रहा हूँ, गलत बात है, F√3/2 आएगा। तो गलती हमें समझ में आ गई, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब बॉडी ऑफ मास 0 kg इज प्रेस्ड अगेंस्ट वॉल, बहुत अच्छा सवाल है, स्टार मार्क कर लीजिए सवाल में, बच्चे इस तरह के सवालों में बड़े कंफ्यूज होते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स 5 न्यूटन का लगाया है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5 देन फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये वॉल है मेरी, इसमें मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 0.1 kg, 0.1 kg का फोर्स लगाया, इसमें मैंने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया। हॉरिजॉन्टल फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, मैं दिखा ऐसे सकता हूं, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स F लगा रखा है, इसकी वैल्यू है 5 न्यूटन, F इक्वल टू 5 न्यूटन, और ये दीवार में एक फोर्स लगाएगी जिसको बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, अब फ्रिक्शन जो लगेगा, फ्रिक्शन देखिए mg तो नीचे लगेगा, mg ड्राइविंग फोर्स होगा, और फ्रिक्शन जो लगेगा ऊपर लगेगा। हमसे क्या पूछा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, हमसे क्या पूछा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमें क्या करना होता है, नॉर्मल कैलकुलेट कीजिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कीजिए, और उसके बाद
ड्राइविंग के देखिए ड्राइविंग कितना है और फिर इसके बाद चेक करिए फ्रिक्शन कितना है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। दीवार पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही तो दीवार इस पे लगाएगी, नॉर्मल तो 5 हो गया। एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 इंटू 5 ये हो जाएगा 2.5 न्यूटन, ये हो जाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन 2.5 न्यूटन का हो गया। और एम जी एफ ड्राइविंग कितना हो जाएगा, एफ ड्राइविंग हो जाएगा 0.1 इंटू जी 10, 1 न्यूटन का एफ ड्राइविंग है। अब भैया लिमिटिंग फ्रिक्शन तो है 2.5 न्यूटन का, एफ ड्राइविंग है 0.1 न्यूटन का। चूंकि एफ ड्राइविंग जो है एफ लिमिटिंग से कम है, तो बॉडी तो स्लाइड नहीं करेगी। और बॉडी स्लाइड नहीं करेगी इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी हो जाएगी जितनी एफ ड्राइविंग की है। हमने देखा था ना, अगर एफ लिमिटिंग 50 न्यूटन है और मैं 10 न्यूटन से ही खींच रहा हूं तो 10 न्यूटन का फ्रिक्शन आएगा। तो यहां पर एफ लिमिटिंग तो कितना है 2.5 न्यूटन है और मैं खींच कितने से रहा हूं 1 न्यूटन से, तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन का डेवलप होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन। इस सवाल में बच्चे कई बार गलती करते थे। ओके, ये भी एक अच्छा सवाल है। बॉडी स्लाइडिंग ऑन आइस विद वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है जो इस पे स्लाइड पे आइस पे स्लाइड कर रही है और इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड। इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग 40 मीटर। तो 40 मीटर चलने के बाद ये रेस्ट पे आ जाती है, यहाँ पर रेस्ट पे आ जाती है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोई ना कोई फ्रिक्शन इस पे काम कर ही रहा होगा, वो निकालना है। तो पहले तो निकाल लेते हैं कि भाई इस पे कितना रिटार्डेशन काम कर रहा है। तो हमें मालूम है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर 0, यू स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 2a इंटू 40। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आ गया 64/80 यानी कि 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन काम कर रहा होगा। 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन काम कर रहा होगा। इसका mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, तो f लिमिटिंग इसका भी क्या हो जाएगा म्यू mg हो जाएगा। और ये जो म्यू mg होगा ये मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ठीक है, हमें क्या पूछा था, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हो जाएगा मी इक्वल टू जाएगा a/g। a कितना है 0.8 और g कितना है 9.8। सॉल्व कर लेंगे इसका और आंसर आ जाएगा। अच्छा सवाल है ना। ये स्टेप क्लियर समझना बहुत जरूरी है। एक्सेलरेशन तो निकाल लिया आपने, रिटार्डेशन आ गया। म्यू mg फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा होगा, रिटार्डेशन फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ लग रहा है, रिटार्डेशन आगे की तरफ लग रहा है। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन 0 है तो म्यू mg इक्वल टू ma कर दिया, तो म्यू इक्वल टू हो गया a/g। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट। ओके, what is the acceleration of the block and the trolley system shown in the figure if the coefficient of the kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04। तो यहां पर हमें फ्रिक्शन दे रखा है 0.04। वेरी गुड। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, नेगलेक्ट द मास ऑफ द स्ट्रिंग। तो हमें तो एक ही चीज आती है सर कि भाई आप तो सबसे पहले नॉर्मल निकालिए, तो हम तो नॉर्मल निकालते हैं, इस वाले का नॉर्मल निकालते हैं। फ्रिक्शन तो यही लगेगा ना भाई, पीछे की तरफ लगेगा, यहाँ तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, यहाँ तो कॉन्टेक्ट में नहीं है। ठीक है, ये और ये तो कॉन्टेक्ट में नहीं, फ्रिक्शन तो यही लगेगा। तो पहले तो नॉर्मल निकालिए, इसका नॉर्मल आ गया 200 न्यूटन। क्या कोई कंफ्यूजन, एफ लिमिटिंग निकालो, एफ लिमिटिंग निकालो 0.04 इंटू 200 न्यूटन 8 न्यूटन आ गया। 0.04 इंटू 200 8 न्यूटन, तो एफ लिमिटिंग आ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एफ लिमिटिंग जो होगा है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है इसमें, कोएफिशिएंट काइनेटिक ट्रोलिंग द फ्रिक्शन इज 0.04। तो ये आपका एक ही एफ दे रखा है, एक ही फ्रिक्शन दे रखा है, तो कोई बात नहीं। हमें मान रहे हैं कि बॉडी मूव कर रही है, तो ये बॉडी मूव कर रही है, तो हमसे सबसे पहले तो पूछा है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो हम सबसे पहले तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं इसका। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, नेट ड्राइविंग फोर्स। नेट ड्राइविंग फोर्स 30 न्यूटन तो इधर लग रहा है नीचे, प्लस क्या इसमें एक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है जो 8 न्यूटन का लग रहा है, तो 30 माइनस 8। ये समझ में आया नहीं आया, 30 माइनस 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। नेट ड्राइविंग फोर्स तो 30 न्यूटन तो नीचे की तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन को माइनस करना पड़ेगा। अपन टोटल मास कितना है 20 प्लस 3 23, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया 22/23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हो गया मेरा एक्सेलरेशन। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक्सेलरेशन आ गया तो अब मुझे क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। तो भाई ये टेंशन ऊपर, mg नीचे, और जो नेट एक्सेलरेशन है वो भी नीचे। तो लिख सकता हूं मैं, इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं, नहीं इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो mg माइनस टी शुड इक्वल टू ma। मैंने इसका एफबीडी बनाया,
एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है ना, mg भी नीचे की तरफ लग रहा है और t ऊपर की तरफ लग रहा है। टेंशन निकालना है तो टेंशन इक्वल टू जाएगा mg माइनस ma, m कितना है इसका 3, g माइनस a। ठीक है, यहां पर अपन वैल्यू पुट कर देंगे एंड वी कैन सॉल्व इट। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके इस तरह से टेंशन को निकाल सकते हैं। आइए और सवाल देखते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। एक कार्ड है जिसका मास है कैपिटल M और एक छोटा ब्लॉक लटका हुआ है, इसमें छोटा ब्लॉक है, इसमें इज इन कॉन्टैक्ट, द कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट इज म्यू। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट है म्यू है। व्हाट शुड द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास M डज नॉट फॉल। आइए हम बना लेते हैं, ये ब्लॉक M है, ये छोटा M है, ये बड़ा M है, ये छोटा M है। इसका क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि ब्लॉक फॉल नहीं करे। हमने पढ़ा था अगर मैं इसका सेपरेट, जब ये इधर इसको ए एक्सेलरेट, इधर ए एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो यहाँ पर मास इनटू एक्सेलरेशन एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, सूडो फोर्स लगेगा, इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल लगेगा, इसका mg नीचे की तरफ जाएगा और ये फ्रिक्शन ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैं इसका सेपरेट एफबीडी बनाता हूँ, इस ब्लॉक का, छोटे वाले ब्लॉक का सेपरेट एफबीडी बनाता हूँ। तो इस पे इधर तो लग रहा है ma, ये लगा रहा है इधर नॉर्मल, ठीक है, और यहां पर इस जगह आपका लग रहा है फ्रिक्शन, इस जगह क्या लग रहा है फ्रिक्शन, और इधर क्या लग रहा है आपका mg। बस कैलकुलेट कर लो। तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल की वैल्यू तो होगी ma, f लिमिटिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू ma। अगर इसको स्लाइड नहीं करना है, स्लाइड नहीं करना है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एक्सेलरेशन, मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए ताकि स्लाइड नहीं करे। तो मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए इसका, तो इसका जो मिनिमम एक्सेलरेशन होना चाहिए, आप हम समझते हैं कि एफ ड्राइविंग, जो हमारा जो एफ ड्राइविंग है शुड बी लेस एन इक्वल टू एफ एल होना चाहिए। एफ ड्राइविंग कितना है हमारा, एफ ड्राइविंग कितना है हमारा mg शुड बी लेस एन इक्वल टू म्यू एम ए होना चाहिए। हमसे एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है, m से m कट गया, तो हम बोल सकते हैं g शुड बी लेस एन इक्वल टू म्यू है, या a शुड बी लेस एन इक्वल टू g बाई म्यू। यानी कि मिनिमम वैल्यू जो होनी चाहिए एक्सेलरेशन की वो होनी चाहिए g बाई म्यू। दिस इज द मिनिमम वैल्यू है। अगर आप इससे कम में चलाएंगे तो ब्लॉक गिर जाएगा, और इससे ऊपर चलाएंगे तो कोई कब सफिशिएंट ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, अब हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लिया था, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो हम पढ़ेंगे, फिर हम एंगल ऑफ रिपोज को भी पढ़ेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन। पता नहीं क्या है, अपन तो डायग्राम बनाते हैं। ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे एक नॉर्मल लगेगा, इस पे एक फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और ये है कुछ अप्लाइड फोर्स, ये है अप्लाइड फोर्स। क्या बोल रहा है, द एंगल विद द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल का रिजल्टेंट, तो नॉर्मल और लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो तो ऐसा होगा, वो इसका रिजल्टेंट होगा। किसका रिजल्टेंट, नॉर्मल का रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट तो इस एंगल पे होगा। और ये जो एंगल है, लेट्स से कि ये एंगल हमारा लैम्डा, ये हमारा जो एंगल है ये है लैम्डा, ठीक है। तो हम 10 लैम्डा इक्वल टू बोल सकते हैं, ये मेरी साइड होगी एफ एल और ये वाली साइड होगी मेरी नॉर्मल, तो 10 लैम्डा इक्वल टू बोल सकते हैं एफ एल अपॉन एन। सो दिस इज माई लैम्डा, और मैं लैम्डा को ये भी बोल सकता हूँ 10 इनवर्स एफ एल अपॉन एन। ये होता है मेरा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, ये तो होता है हाँ, तो रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको बोलता है मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। अभी अपन एक और चीज करेंगे जिसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ये भी हम समझेंगे। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या होती है, देखिए हम एक बोर्ड काम लेते हैं, ठीक है। आइए, मैंने एक ब्लॉक है, इसको ऐसे रखा, एक ब्लॉक को मैंने थोड़ा ऐसे रखा, और एक ब्लॉक को मैंने थोड़ा ऐसे रखा। क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर θ1 है, यहाँ पर θ2 है, और यहाँ पर θ3 है। यहाँ पर भी एम मास के ब्लॉक को रखा, यहाँ पर भी एम मास के ब्लॉक को रखा,
यहाँ पर भी एम मास के ब्लॉक को रखा। सब में लिमिटिंग वैल्यू तो एक ही आएगी ना, सब में लिमिटिंग वैल्यू तो एक ही आएगी, नहीं है अलग अलग आएगी, सब में भी लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज समझने की क्या होगी, जब मैंने यहाँ पर रखा तो ये ब्लॉक नहीं गिरा, जब यहाँ पर रखा तो भी ब्लॉक नहीं गिरा, लेकिन जब यहाँ पर रखा तो ये ब्लॉक गिरना शुरू हो गया, स्लाइड होना शुरू हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा एंगल जिसपे कि ड्राइविंग जो होता है वो लिमिटिंग के बराबर हो जाता है, जिसपे बॉडी स्लाइड होना शुरू कर देती है, उसको हम बोलते हैं हमारी डेफिनेशन में एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ स्लाइडिंग का मतलब ये ऐसा एंगल जिसपे कि बॉडी स्लाइड होना शुरू हो जाए, उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग। तो देखिए मैंने एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ये तो हमारा एंगल ऑफ स्लाइडिंग को पढ़ते हैं। हाँ देखिए ये है एंगल ऑफ स्लाइडिंग में हम देख समझते हैं, ये मैंने ब्लॉक रखा, ठीक है, ये मैंने ब्लॉक रखा, इस पर ड्राइविंग फोर्स यहाँ लग रहा है, mg cos थीटा यहाँ लग रहा है, नॉर्मल यहाँ लग रहा है। तो इसका जो लिमिटिंग हो जाएगा, अगर म्यू इसका कोफिशिएंट है तो लिमिटिंग हो जाएगा म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा हो जाएगा इसका लिमिटिंग। और एंगल ऑफ स्लाइड क्या बोलता है, एंगल ऑफ स्लाइड ये बोलता है कि जिस जगह पर mg sin थीटा और लिमिटिंग बराबर हो जाए जिस एंगल पे, उसको अपन एंगल ऑफ स्लाइड बोलते हैं। तो वापस चलते हैं अपन, क्या हो गया, ये तो पुराने वाले का हो गया, mg sin थीटा शुड इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। ये तो क्या हो गया आपका ड्राइविंग, दिस इज व्हाट ड्राइविंग, दिस इज व्हाट लिमिटिंग, दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो स्लाइड करना शुरू कर देगा। mg से mg कट गया, ये हो गया tan थीटा इक्वल टू म्यू, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स म्यू। तो पहले वाला एंगल और एंगल ऑफ स्लाइड, एंगल ऑफ दोनों बराबर के बराबर हो गए, और इसको हम यूज करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए लेबोरेटरी में, ठीक है। ये डायग्राम तो पुराना वाला आ गया यहाँ पर, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू आ गया, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। बेसिकली जब मैं बॉडी को ऐसे रख रहा हूँ तो ये ब्लॉक स्टेबल है, मैं धीरे धीरे एंगल बढ़ाता रहूँगा, ब्लॉक क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आएगा जिसपे ब्लॉक अपने आप स्लाइड करना शुरू कर देगा, और जिस एंगल पे स्लाइड करना शुरू कर देगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, उसको निकालते हैं ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा मैं जानता हूं कि फास्ट हो रहा है, लेकिन हमारे पास सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। आइए अब हम यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट प्रूव करेंगे कि पुलिंग इज इजियर देन द पुशिंग। किसी ऑब्जेक्ट को पुल करने में कम फोर्स चाहिए होता है, जबकि पुश करने में ज्यादा फोर्स चाहिए होता है ना। या सेम फोर्स से पुल कर रहे हैं और सेम फोर्स से पुश कर रहे हैं, तो पुलिंग इज मच इजियर। आइए हम पहले पुलिंग का केस देख लेते हैं, ठीक है। हम पहले पुलिंग का केस देख लेते हैं। फोर्स एफ इज अप्लाइड टू पुल ए ब्लॉक ऑफ वेट एम डब्ल्यू, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं दोबारा बना लेता हूँ, मेरे ख्याल से डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं। ये है फोर्स एफ अप्लाई किया मैंने, फोर्स एफ अप्लाई किया, तो यहाँ पर तो बन जाएगा एफ कॉस थीटा, यहाँ बन जाएगा एफ साइन थीटा, नॉर्मल ऊपर की तरफ, एम जी नीचे की तरफ, कोई और, हाँ एक फ्रिक्शन भी लगेगा यहाँ पर, लेट्स से एफ के। तो सबसे पहले तो नॉर्मल की वैल्यू निकाल लें। नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी एम जी माइनस एफ साइन थीटा, क्या ये क्लियर है। तो एफ के जो हो जाएगा, एफ के जो हो जाएगा म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा। एफ के जो हो जाएगा मेरा म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा। मेरे ख्याल इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एफ के, ठीक है। आप अपन के पुशिंग का केस ले लेते हैं, लेट्स से। तो ये ध्यान रखिएगा, एफ के की जो वैल्यू आ गई वो आ गई म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब अपन पुशिंग का केस ले लेते हैं। ओके, पुशिंग का केस का डायग्राम नहीं है तो पुशिंग का केस का डायग्राम अपन बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, तो क्या डायग्राम ही बनाना है, अपन बना लेते हैं। देखिए ये ब्लॉक लिया एम मास का, ये मैंने इसको पुश किया, ये मेरा हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा है, ये तो हो गया एफ कॉस थीटा, ये हो गया एफ, ये हो गया एफ साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एम जी। तो नॉर्मल इक्वल टू इस केस में हो जाएगा एफ साइन थीटा प्लस एम जी, होगा नहीं होगा। एफ काइनेटिक इसमें हो जाएगा म्यू के, ये एफ काइनेटिक डैश बोल दो इसको, पहले वाले को अपन ने क्या बोला था, पहले एफ के बोला था, इसका बोलेंगे अपन एफ के डैश, ये हो जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं एफ के डैश इज ग्रेटर देन द एफ के, क्यों, क्योंकि एफ के की वैल्यू क्या आई थी, याद रखिए म्यू के एम जी माइनस एफ साइन थीटा।
तो यहाँ पर तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ एडिशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली की ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। तो एफ के डैश एफ के से बड़ा है, यानी कि पुश करने में फ्रिक्शन ज्यादा मिल रहा है कंपेयर टू पुल करने में। पुश करने में फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा आ रही है कंपेयर टू पुल करने में। तो अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो पुश करना मुश्किल है, पुल करना आसान है। तो दिस इज हाउ वी कंक्लूड इट। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी की बात करते हैं अपन और इंक्लाइन प्लेन पे बात करते हैं। चलिए, तो डायग्राम नहीं, हम डायग्राम बना लेते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन लिया हमने थीटा, यहाँ पर हमने एम मास की बॉडी लगा दी, ये बन जाएगा एम जी, ये बन जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये बन जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा नॉर्मल। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा एफ लिमिटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे। यस, नॉर्मल कर लेंगे एम जी कॉस थीटा, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हम बात करेंगे एफ लिमिटिंग की। एफ लिमिटिंग क्या हो जाएगा हमारा, एफ लिमिटिंग क्या हो जाएगा, एफ लिमिटिंग हो जाएगा हमारा म्यू एम जी कॉस थीटा। अच्छा, इसका अपन एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें नेट फोर्स चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा नेट फोर्स। तो हमें नेट फोर्स क्या हो जाएगा, मान लीजिए बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रही है, तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा शुड इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेट ड्राइविंग फोर्स इधर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग है। अगर बॉडी नीचे एक्सेलरेट हो रही है तो ड्राइविंग फोर्स जो होना चाहिए लिमिटिंग से ज्यादा होना चाहिए, शुड इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए शुड इक्वल टू जी बाहर ले लूंगा तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, और तो हमारा जो ए की वैल्यू आई थी वो आई थी जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ये मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी। तो अगर मुझे डाउनवर्ड स्लीपिंग या स्लाइडिंग से रोकना है तो ऊपर की तरफ मुझे कितना फोर्स चाहिए होगा, ऊपर की तरफ मुझे फोर्स चाहिए होगा एफ इक्वल टू एम ए एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अगर मुझे डाउनवर्ड स्लाइडिंग से रोकना है, नीचे तो डाउनवर्ड स्लाइड होने को तैयार है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, अगर मुझे इसको रोकना है तो ऊपर और एक्सटर्नल फोर्स कितना चाहिए होगा, एफ इतना इतना एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगा। ठीक है, और बॉडी को अगर मुझे ऊपर प्रोजेक्ट करना है, अगर बॉडी को मुझे इंक्लाइन प्लेन पे है बॉडी, मान लीजिए बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे है और मुझे धक्का लगा के इसको ऊपर चढ़ाना है, धक्का लगा के ऊपर चढ़ाना है तो सिर्फ चेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इस बार तेरा ऊपर चढ़ाना है तो फ्रिक्शन में नीचे की तरफ काम करेगा। देखिए, अगर मुझे इसको ऊपर चढ़ाना है तो एम जी साइन थीटा तो नीचे की तरफ काम करेगा ही सही, फ्रिक्शन भी एफ लिमिटिंग भी नीचे की तरफ काम करेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसलिए डाउनवर्ड के समय में जो एक्सेलरेशन हो रहा है ना वो लेस देन जी हो रहा है, लेकिन अपवर्ड के समय में जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो ग्रेटर देन जी हो रहा है। मतलब जो रिटार्डेशन मुझे फेस करना पड़ेगा, डाउनवर्ड हो रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलरेशन डाउन हो जाएगा, लेकिन जब मैं अपवर्ड धक्का देके इंक्लाइन प्लेन में चढ़ाने की कोशिश करूंगा तो मेरा जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो जी से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं रिगार्डेड बॉडी ऑन रफ इंक्लाइन में बी ग्रेटर देन द जी, ये हमने कर लिया है। ठीक है, पुली विद द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस। आप देखिए ये डायग्राम आई डोंट नो कि कितना क्लियरिटी से दिख रहा होगा, बट ठीक है, ये M2 मास है, ये है, तो हम वही सब जो स्टैंडर्ड तरीका वही करते हैं। नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में M1 इंटू जी, तो एफ लिमिटिंग वो हो जाएगा म्यू M1 जी। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है क्या है, नेट ड्राइविंग फोर्स, तो नेट ड्राइविंग फोर्स इसके केस में क्या हो जाएगा M2 जी, लेकिन इसका जो फोर्स नेट फोर्स फ्रिक्शन का फोर्स होगा पीछे की तरफ लग रहा होगा वो माइनस हो जाएगा म्यू M1 जी अपॉन M1 प्लस M2, ये तो हो जाएगा मेरा एक्सेलरेशन। और मैंने एक्सेलरेशन निकाल दिया तो ये इक्वेशन बना दो, फिर तो इसकी एफबीडी बना दो, इसकी एफबीडी बना लेते हैं, क्या हो जाएगी M2G माइनस T शुड इक्वल टू M2A, बस खत्म, इससे T निकाल लेंगे। तो हम इस तरह से पुली विद फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस को भी हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सारी प्रोफाइल की प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। जितनी ज्यादा हम प्रोफाइल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। अगेन
पहले तो हमने जो सवाल किया था उसमें ये मास टेबल पर रखा हुआ था, अब ये जो मास है ये इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि क्या मान लेते हैं हम, जो इसका एक्सेलरेशन है, देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन दे रखा है नीचे की तरफ हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रखा है, तो कोई बात नहीं, हमें तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना है, हम पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एक तो ड्राइविंग फोर्स ये मिल रहा है, एक ड्राइविंग फोर्स मुझे ये मिल रहा है, ठीक है। और एक और चीज होगी, अगर ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन भी मुझे नीचे की तरफ मिलेगा, अगर इस बॉडी का ऊपर एक्सेलरेशन हो रहा है तो फ्रिक्शन मुझे नीचे की तरफ मिलेगा। तो मैं सब पहले तो वही एन कैलकुलेट कर लेता हूं, एन इक्वल टू हो जाएगा mg m2g cos थीटा, होगा नहीं होगा, एन इक्वल टू जाएगा m2g cos थीटा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन जो बोलूं मैं एफ के बोल देता हूं, वो हो जाएगा म्यू एन, तो म्यू m2g cos थीटा, ये भी मेरा बिल्कुल क्लियर है, एफ के हो जाएगा म्यू m2g cos थीटा। तो म्यू m2g cos थीटा ये भी नीचे लगेगा, m2g sin थीटा ये भी नीचे लगेगा, और ये एफ ड्राइविंग इधर लगेगा। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू जाएगी नीचे लगेगा m1g नीचे लगेगा, माइनस m2g cos थीटा इस तरफ लगेगा, माइनस म्यू m2g cos थीटा, और टोटल मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 निकाल लेंगे इसको, ये एक्सेलरेशन निकल गया। इसी तरह से हमें टेंशन निकालना है, तो नीचे एक्सेलरेशन हो रहा है, m1g माइनस t शुड इक्वल टू m1 इंटू a, ये इससे हम टेंशन निकालें। तो एक्सेलरेशन निकाल लिया, टेंशन निकाल लिया, अब तो हम कर ही सकते हैं। आइए बस एक तो सवाल और है, हम इसको कर लेते हैं और फिर हम horizontal force of 49 Newton is just able to move a block of wood weighing 10 kg on a rough horizontal surface। एक horizontal surface है रफ, यानी कि कोने को फ्रिक्शन तो होगा ही सही, इसका फोर्स चाहिए 49 न्यूटन का फोर्स चाहिए, ओके 49 न्यूटन का फोर्स चाहिए, जस्ट एबल टू मूव, ओके जस्ट एबल टू मूव, यानी कि एफ ड्राइविंग शुड इक्वल टू एफ एल, जस्ट एबल टू मूव, ठीक है। आप एफ एल निकाल लेते हैं, नॉर्मल कितना हो जाएगा इसका 10 kg है ना, 10 kg है, तो ये तो हो जाएगा 100 न्यूटन, तो नॉर्मल हो जाएगा 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन ले लो, अगर जी 9.8 है, मेरे ख्याल जी 9.8 होगा तो ये ना 98 न्यूटन ले लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा, जी इक्वल टू नॉर्मल इक्वल टू जाएगा 98 न्यूटन, ठीक है। हमें मालूम है नॉर्मल इतना होता है, तो लिमिटिंग कितना हो जाएगा म्यू इंटू 98, दिस शुड इक्वल टू ड्राइविंग विच इज 49, और इसको सॉल्व किया तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/2 विच इज 0.5। तो इस तरह से हम फ्रिक्शन का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। अच्छा